आज के AQS लाइव में हम बात करेंगे सिविलियन के कोर्ट मार्शल की जो 54 से ज़ायद समातें हुई हैं। इन तमाम समातों के बाद जो आईनी बेंच है 7 रुकनी, वो क्या फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो बेल कैंसिलेशंस के मामला थे, पंजाब हुकूमत की प्रोसिक्यूशन की अपीलें थी जो 200-250 से ज़्यादा थीं, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत मुकम्मल की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक हुक्म जो है वो जारी किया है। वो हुक्मनामा क्या है, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से अदालत क्या फैसला दे सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी तो नहीं होंगे, उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर बड़ी मज़े की गुफ्तगू हुई है हम साथियों के दरमियान, तो वो भी आप देख सकेंगे। एक छोटी सी वजाहत यह कि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा तवील था, इसलिए इसे हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर आप देख सकेंगे सिविलियंस के कोर्ट मार्शल और 9 मई के मुकदमात के हवाले से अदालतों में क्या हुआ, और फिर जो दूसरा हिस्सा होगा उसका आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो हिस्सा होगा जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनने के बाद 1 हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो चलें आए चलते हैं अपने दोस्तों की जानिब, जनाब जहांजेब अब्बासी, तैयब बलोच और बहुत ही प्यारे नासिर इकबाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, शाहराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल, तैयब बलोच और जहांजेब अब्बासी। सिविलियंस के मिलिट्री या कोर्ट मार्शल के हवाले से जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा आरिस ने तकरीबन अब 54 समातों के बाद अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सिर्फ वज़ारत दिफ़ा के ही 54 नहीं हुई हैं, इससे पहले जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी भी। ये वो समातें हैं जो आइनी बेंच के अंदर जब इंटर कोर्ट अपीलों की समात हुई तो उससे यानी जनवरी से शुरू होकर ऑनवर्ड अब तक जो है ये मुसलसल समातें हुई हैं, और इसमें अब वज़ारत दिफ़ा के वकील ने अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए हैं। ये बेंच का फ़ैसला किस तरफ जा सकता है, बेंच की क्या ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो अहम हैं, और क्या इश्यूज़ हैं जो कि हम समझते हैं कि इसमें आगे बहुत अहमियत अख्तियार कर रहे हैं। दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के गैर मुल्की दौरे के बायस अगले हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस वो क्या कर सकते हैं और क्या कुछ होगा या हो सकता है, उस पर नासिर इकबाल साहब की राय लेंगे। तो जनाब तैयब साहब, 4 माह में जो ट्रायल मुकम्मल करने वाला। जी हाँ, और एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये डेवलपमेंट है कि जो 9 मई के मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशंस के लिए, यानी जिनकी ज़मानतें हो गई थी, 200 से 250 के करीब ऐसे थे जिसमें इमरान खान समेत दीगर जो लोग थे उनके मुकदमात थे, उनमें ऑर्डर जो है वो तहरीरी, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि जुमे को जारी किया जाएगा, वो ऑर्डर जारी हो गया है और उसमें 4 महीने का वक्त है। लेकिन PTI के वकील जो हैं, 9 मई के मुल्ज़मान के वकील, उनको इस पर बहुत एतराज़ात हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि वो कह रहे थे कि जल्द ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल मुकदमा लगते नहीं हैं। लेकिन अब जब 4 महीने का वक्त दे दिया गया है तो फिर भी ख़दशात और न जाने क्या कुछ उसके ऊपर कहा जा रहा है। तो इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नासिर साहब जो बात करते हैं हम 9 मई के मुकदमात की बेल कैंसिलेशन के हवाले से, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर आया 3 रुकनी बेंच का, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? शुक्रिया क़य्यूम साहब। देखिए, एक तो 3 पेज का ऑर्डर है और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि ATC जो है वो हर लिहाज से ये इंश्योर करें कि जो फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, आर्टिकल 10A जो
कहता है कि उनको हर किस्म की सहूलत मिलेगी उनको। फेक ट्रायल जो बिल्कुल हाँ, ठीक है, शफाफ। मतलब अगर प्रोसेस ऑफ लॉ और फेक due ट्रायल process- बिल्कुल अगर ठीक कोई बात है। एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो उसकी कॉपीज़ भी मिलेंगी ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सकें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो प्रोसिक्यूशन फाइल करेगी उनकी कॉपी भी उनको मिलेगी। और अगर वो कहना चाहते हैं तो उनके एप्लीकेशंस को वेटेज मिलेगी। चार्ज फ्रेम हाँ, होंगे, ये एविडेंस सारा- होगी, जो सारा कुछ वो एक्यूज को मिला जाए, ये ये प्रोसेस का हिस्सा है। हर सूरत में ठीक है, एटीसी ये करेगी। दूसरा उसमें ये है कि आपको पता है अक्यूज़ के ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स हैं, तो एटीसीज को ये कहा गया है कि आप इसको देखें और कंसिडर करें कि एक ही चार्ज है और वो मुख्तलिफ जगहों पे भी रजिस्टर्ड है, कई डिफरेंट शहर में भी रजिस्टर्ड है और एटीसीज में ही है। मतलब अगर और एक और भी है कि कुछ जो लोग हैं जो अक्यूज़ड हैं वो एक शहर में रहते हैं और उनको दूसरे शहर में आना पड़ता है केस भुगतने के लिए। डिफ़िकल्ट है कि मल्टीपल केसेस में इन पर्सन आप हर एटीसी में मौजूद हो। तो इन चीज़ों पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर नहीं रखा कि इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ जो है ना हाँ, उसको वो वो देखा जाए। उन्होंने एटीसीज को कहा है कि आप इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं एटीसी के वो ये देखेंगे कि ये इसको कंसीडर करें। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को भी ये कहा है कि अगर आप मुनासिब समझें तो फोर्टनाइटली या 15 दिन बाद रिपोर्ट्स मंगवा लें और ये भी चेक करें कि कोई इरेगुलरिटी ना हो। 4 महीने में केसेस कंप्लीट करना, मतलब वैसे तो ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि 3 महीने में वो लिखा है उन्होंने कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हैं और डालते हैं, इसमें 7 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एविडेंस रिकॉर्ड हो रही होती है और इसमें तो जो उसमें सबसे फिर 4 महीने अहम बात ये होती है ना कि एडजमेंट्स ना ले वकला। अगर वकला एडजमेंट्स लेंगे तो फिर ये 4 महीने में नहीं होगा। असल में उसको इसी खदशे को रोकने के लिए ये ऑर्डर आया कि 4 महीने के लिए डिसाइड करें, क्योंकि अब एटीसी वो के पास ये बाउंड है, वो कहेगी ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हमने तो टाइम पे ख़त्म करना है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा वकला हजरात के लिए। कि आपको याद होगा कि तो इसमें नासिर साहब, इमरान खान साहब की बेल कैंसिलेशन का भी एक मामला था ना, तो उसको तो उन्होंने एडजन कर दिया था या वो अभी डिसाइड हुआ है अब्बासी साहब? ये फवाद चौधरी की मल्टीपल एफआईआर्स का है, कुछ केसेस अलग कर दिए। शेख रशीद का वो कर दिया है। चीफ जस्टिस अगले हफ्ते जो है वो मुल्क से बाहर होंगे और वो हाशिम काकड़ साहब की अदालत में शायद जाएंगे कुछ। जी, वो हाशिम काकड़ साहब की कोर्ट में ये केसेस जा रहे हैं और वो इमरान खान की रिमांड के हसूल के लिए प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पटिशन अपील फाइल की हुई है और उसमें एक वॉइस मैचिंग का और एक पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो के है जी कि अभी वो रिक्वायर है। अब इस पूरे मामले पे जो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के और या खतीजा शाह के वकील समीर खोसा भी इसमें पेश हुए। एक तो कुछ चीज़ें नासिर साहब ने बता दी। बुनियादी एतराज़ उनका यही था कि हम अगर मुख्तलिफ़ शहरों में एफआईआर्स हैं तो किसी एक शहर में जाएं तो दूसरे शहर में कहीं ऐसा ना हो कि बेल कैंसिल हो जाए और हम अरेस्ट हो जाएं। तो जब ये एतराज़ बार बार कोर्ट के सामने रखा गया तो उसको एड्रेस किया है आज इस ऑर्डर में। कोर्ट ने ये कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी के राइट्स जो हैं वो मुतासिर ना हो। फिर एक एतराज़ ये किया गया था इन प्रोसीडिंग के दौरान। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी है ऑर्डर के अंदर जो है ना, हम देखते हैं कि वो उसमें कोर्ट ने पहले ही लिखा है कि हालांकि ये बेल कैंसिलेशन का मामला है, ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसमें 187 साइफर केस में मंसूर अली शाह साहब ने इस्तेमाल किया था और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि ये बेल कैंसिलेशन का मामला है, हम मैरिट्स के ऊपर नहीं जाएंगे और किसी के राइट्स जो है वो प्रेजुडिस ना हो जाए अगर हम उस पर जाएंगे, तो हम इस मामले को देख ही नहीं रहे, वो कि ये बेल कैंसिलेशंस का ही मामला था। तो जी, ये मुख्तलिफ जो हेयरिंग्स के दौरान भी जब वकला हजरात की जानिब से केस के मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी बेंच जो है उनको रोकता रहा। मिसाल के तौर पे एक आर्गूमेंट एक वकील की जानिब से ये किया गया कि जो चार्ज एक शख्स के ऊपर है कि इसने फ़लाँ पुलिस वाले को ज़ख्मी किया 9 मई के, वही चार्ज जो है वो किसी और मुलजिम के ऊपर भी है एग्जैक्टली उसी पुलिस वाले को ज़ख्मी करने का। तो और उसी पुलिस वाले ने दोनों को शनाख्त किया, शनाख्त परेड में वो सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया। तो चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने उस वक्त भी रोका। उन्होंने कहा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में आप उठाइएगा, यहाँ पे तो हम इस मामले को नहीं देख रहे। और फिर वहीं पे प्रोसिक्यूशन को और वकला को बुला के चैम्बर में और फिर उसके बाद जी चैम्बर में ये ऑर्डर किया गया है। तो एक चीज़ मैं इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगा
कि ये नैब लॉ में भी ये तनकीद की जाती रही थी कि उसमें भी क्योंकि टाइम फ्रेम उसमें भी था कि 30 दिन ट्रायल के अंदर 30 दिन में हो, कभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये अदालतों को भी बहरहाल इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो टाइम फ्रेम कानून बनाने वालों ने दिया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन ये भी है ना 14 दिन के अंदर FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करके मुकम्मल चालान भी पेश करना होता है। इन्वेस्टिगेशन के इदारों की अपनी वो आखिर वो सारी चीज़ें मैं हैं। ज़रा कुछ मज़ीद अगर आप इजाज़त देंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि फिर बादल छा गए हैं अच्छा। और नासिर साहब का फ़ोन जो है ना वो मुसलसल मुतनब्बे कर रहा है प्रेडिक्शन कि कर रहा है हाँ कि को बारिश की फिर और ये ये ना आलाबारी हो सकती है। जैसे ओले पड़े थे उस तरह ये के उस तरह फिर ना की- पड़ जाए ना। आपको मुतनबा किया था और आपने मेरा मजाक मैं सर सिर्फ नासिर साहब मुख्तसर हम आपको नहीं उड़ा सकते, मजाक तो बहुत दूर की बात है। मुख्तसर एक छोटा सा पॉइंट बोलूँ। कौन सा वो जो सीनियर वकील वाला नहीं अच्छा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि इंसाफ में ताख़ीर जो है वो इंसाफ का कत्ल है, वहीं पे ये भी कहा जाता है कि जल्दबाजी में जो इंसाफ है ये भी इंसाफ जस्टिस क्रश। हाँ, तो ये भी जो है वो ठीक जस्टिस डिलेड जस्टिस यहाँ डिनाइड। पे तो जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, 4 माह sufficient मैं एक time। छोटा सा पॉइंट करना चाहता है, इन्हीं को सपोर्ट करते तैयब हुए। साहब भी आए हैं। आप लोग जो है ना क्योंकि कल इतने सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं तैयब साहब को मुबारकबाद देने के और वो हम सारा jealous कुछ हो गए। अब आप मेरे ख्याल में जेलस हो गए हैं। हमारे अब एंकर तैयब को पर्सन- आप बोलने नहीं दे रहे। हमारे एंकर पर्सन जेलस है, वो कहते हैं कि तैयब साहब जो है ना सबको एक क्लिप्स करते हैं। अच्छा, बस छोटी सी एक पॉइंट, आपने एक बात नोट की कयूम साहब के ये 3 पेज का ऑर्डर है, जबकि माजी में बेल मैटर्स पे बड़ी लंबी लंबी जजमेंट्स आया करती थी, याद है? वो ट्रायल कोर्ट का लामहला। अब आप अतर मिनल्ला साहब की नहीं, मैं जजमेंट उनकी और बात नहीं फिर कर रहा, उसमें वो आप साकिब हर निसार जगह साहब ले की रहे हैं। जजमेंट, साकिब निसार साहब की कमेंट्स और पता नहीं क्या कुछ आप जो है वो करना शुरू मैं कर कहने का देंगे। ये मकसद है कि अब अतर मिनल्ला साहब को आप नहीं, मैंने उनका किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये 3 पेज की जजमेंट ऑर्डर है और उस पर उन्होंने बिल्कुल टच किया वो है। जमानत वाला 45 सफ़े का किसका ऑर्डर है? पता नहीं तो देखिए उससे प्रेजुडिस नहीं होता ट्रायल कोर्ट। ठीक और है। इसमें अब ये ऑर्डर ऐसा है कि जब ट्रायल कोर्ट के सामने जाएगा तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली और लेकिन freely- साहब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल नहीं नहीं की की, कुछ भी नहीं किया। बेलें बरकरार रखी हैं। जाहिर अगर नहीं कैंसिल की हैं तो बरकरार ही है ना। और ट्रायल जो है वो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जाएं शामिल हों ट्रायल में, बिल्कुल। फिर जो भी फैसला आएगा अदालतें उसको देखेंगी और ड्यू प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। 4 महीने के ऊपर PTI के वकला बड़े वो चह बचे हैं कि जनाब ये क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें GHQ हमला केस भी है मेरा ख्याल है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें है। पिंडी इमरान खान पे तो तो GHQ ये हुआ। सारा और एक तरफ वो कहते हैं कि जी वो चला नहीं रहे, अब इन्होंने पेशियां रोक दी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ ठीक है 4 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड करें, 2023 से ये चल रहा है मामला, तो अब 2 साल तो वैसे भी होने को आए हैं। सर वो एक मिसाल दी जाती है कि सरेकी की मिसाल है, ना ये ठंडा सहते हैं ना ये तत्ता सहते हैं, यानी कि ना वो गर्म सहते हैं ना वो ठंडा सहते हैं। ठीक है, तो PTI की मिसाल ऐसी है कि वो जो है वो तो चाहती नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जब चीफ जस्टिस ने इसी मामले पे कहा कि 4 माह का हम टाइम दे रहे हैं, तो बाबर रवान ने पहले इतराज़ उठाया और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, और फिर लतीफ़ खान खोसा ने भी यही एतराज़ उठाया और कहा हम चैलेंज करेंगे, आप टाइम लाइन दे ही क्यों रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनको समझाया कि देखें आइन में 3 माह है, मैं तो 1 माह फिर भी ऊपर दे रहे हैं, तो आप जो है वो कानून में 7 कानून दिन है। हाँ। अब बात यह है कि PTI की मुनाफ़कत भी आप यहाँ पे देख लें, मुनाफ़कत की इंतहा यहाँ पे। अच्छा, 9 मई के 2 अलग अलग मैटर बेक वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आए। एक तो रेगुलर बेंचेस में जमानतों का केस था और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मैटर चल रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि जो फौजी ट्रायल है, सिविलियन का फौजी ट्रायल, वो एक चल रहा है। फौजी ट्रायल वाले मैटर के ऊपर ये कोर्ट के अंदर कहते हैं कि फौजी अदालतें हमें ट्रायल ना करें, हमारे मैटर आप भेज दें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को और वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करें। जबकि चीफ जस्टिस जो रेगुलर बेंच में हैं वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को कह रहे हैं कि आप 4 माह में फैसले करें, तो कहते हैं कि नहीं जी ये चीज़, वो कहते हैं बस ये केस लगे ही ना और इसी तरीके से ये हो, और हमें कहीं ना कहीं शायद वो जहन में है कि कल को कुछ भी ऐसा हो सकता है कि हमें रिलीफ मिल जाए, हमारे ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद ना हो, हम हमारे ख़िलाफ़ कोई केस वो फैसले ना आए 9 मई के, तो इसी वजह से वो नहीं चाहते कि ये 4 माह के अंदर जो ट्रायल का जो टाइम लाइन है ये कंप्लीट हूँ, तो इसी वजह से वो इसमें रखने डालेंगे। सिर्फ यहाँ पे ही वो जो है दरख्वास्त यानी कि फ़ैसले को चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं वहाँ पर भी ये
अल्तवा की जो है हर मुमकिन बेहतरीन कोशिश करेंगे। तो आप ये देख लें कि एक साइड पे कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों में ट्रायल किया जाए, जब मुकदमात उधर भेजे जाते हैं तो कहते हैं कि जी आपने उनको टाइम लाइन क्यों दे दिया, वो जो है इतनी जल्दी फैसले कैसे कर लेंगे, ये कैसे कर लेंगे। जबकि ख़ुद चीफ जस्टिस ने वो मिसाल वाली KPK में जो एक लड़के को यूनिवर्सिटी में हुआ था उसकी मिसाल दी थी कि मैं KPK खैबर पेशावर में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो 3 माह में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ट्रायल कंप्लीट किया था। तो ये कोई वो नहीं है, ये 4 महीने सफिशेंट है, लेकिन PTI से ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही। तो इसी वजह से PTI जो है वो तो इतराज़ भी उठाएगी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी आएगी और वहाँ पे रखने भी डालेगी ट्रायल कोर्ट्स के अंदर कि ये मामला जल्द पाया तकमील को ना पहुँचे। बिल्कुल नाज़र, जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल का केस है उसके अंदर भी ये बुनियादी बड़ी चीज़ें हैं। हम देख रहे हैं ना कि वो शिकायत ये है कि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे अपील का हक़ नहीं है, वहाँ पे जो एक्यूज़ है उसको एविडेंस नहीं दी जाती है, वहाँ पे फ़ैसला नहीं दिया जाता है। तो और फिर जैसे जमाल बंदोखेल और आज जज साहबान जो हैं उनकी तरफ से काफ़ी वो आए रिमार्क्स आए। तो अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कौन सी बिल्डिंग में कहाँ पे ये ट्रायल हुआ है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो सही हुई है गलत हुई है, ये कैसे सारी चीज़ें इंश्योर होंगी जो कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आते हैं। दूसरी तरफ जो 21D2 और 21D1 जिसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है 23 अक्टूबर के फैसले के अंदर, उसकी वायरीज जो है और उसके ऊपर अदालत क्या सोच रही है। जज साहबान के अब रिमार्क्स देख लिए हैं आपने, और अटर्नी जनरल को तो उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ उनको इतना सुनना है कि इसमें राइट ऑफ अपील है या नहीं है। तो किस तरफ जा रहा है बेंच? शुक्रिया कयूम साहब। देखें, पहले तो आपको मुबारक हो, ख्वाजा हारिस साहब ने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के उन्होंने क्लोज कर लिया, मिठाई बंटोई उन्होंने क्लोज कर लिया आर्गूमेंट्स। और आपको याद होगा ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से रोज़ कहता था कि कल क्लोज किया जाएगा। वो तो मैंने उन्हें मजाक के अंदर कहा था ना नाज़िर साहब, मैंने कहा जी ख्वाजा साहब लगता है आपने पर पेशी जो है ना वो केस की फ़ी तय की हुई है, और हर पेशी की फ़ी जो है मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए। तो वो हंसने लगे थे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये और आपने भी कहा था कि हमें भी इसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि हम रोज़ आते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह आपने मुझे ये 1 करोड़ रुपए दिलवा दिए, इस तरह आपका भी हिस्सा चला गया। याद है ना? अच्छा, इसमें ना जो सबसे अहम मेरा ख्याल इसी वजह से शायद उन्होंने दलाल रैप अप कर लिए। तो उसमें ना जो मैं समझता हूँ कि जो अटर्नी जनरल का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ना नेक्स्ट 28 को, वो बहुत अहम है और उससे कम्प्लेक्शन ऑफ द केस उसी से बदलेगी। अगर तो राइट टू अपील मिलती है, अगर मिलती है, जो कि मतलब इतना आसान नहीं है क्योंकि ये पहले कभी हुआ नहीं है। राइट टू अपील नाज़िर साहब लॉ के अंदर ही प्रोवाइडेड होगी ना। राइट टू अपील कितनी मिलती है ये भी है कि क्या उसमें वो मिलिट्री कोर्ट के केसेस के मेरिट्स और चीज़ें ये देखें, उसमें एक पॉइंट है ना, उसमें जो ख्वाजा हारिस साहब यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मेलिफेडी एट्रीब्यूट करते हैं या कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट बायस्ड है, तो फिर आप हाई कोर्ट में वैसे भी जा सकते हैं। सही है। और वो कोरम नॉन जुडिस, हाँ, जो 3 ग्राउंड्स हैं जो 21 अमेंडमेंट में एम्फसाइज हुए थे कि कोरम नॉन जुडिस हो, बायस हो, बेनिफिडी हो, तो आप उसको वैसे भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अपेलेट है ट्रायल कोर्ट, अगर मिलिट्री कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो उसका अपेलेट कोर्ट एक सुपीरियर ऑफिसर है आर्मी ही का। तो ये जो इस पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं, क्योंकि इंडिया में इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं, दूसरे ममालिक में भी काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। और आज ऑब्जर्वेशन ये भी थी ना कि ये 21D2 और 21D1 जो है ये 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे था, लेकिन अब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, आर्टिकल 10 ये आ गया है। तो इसकी वायरिस को इसीलिए जमाल बंदोखेल साहब ने उनको कहा था कि ज़रा संभल के, ये ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोज़े गले पड़ जाएं। हाँ, और 10 ये बहुत अहमियत है। और दूसरी बात, उसमें जो कंसर्न बार बार कोर्ट की तरफ से आ रहा है वो यही है कि जो मिलिट्री कोर्ट की हेयरिंग होती है, जिस तरह बिल्डिंग का भी नहीं पता कहाँ हो रही है, वो इन कैमरा होती है। अगर उसमें एक अक्यूज़ एक स्टेटमेंट देता है, विटनेस रिकॉर्ड करता है और वो गलती से वो मतलब गलती से गलत रिकॉर्ड हो जाती है, तो कोई वेन्यू नहीं है उसको रेक्टिफाई करने का, कि वो फिर वो क्या करेगा। क्योंकि ख्वाजा हारिस ये भी तो कहते हैं ना कि ये बायस का या इस तरह का जो है वो नहीं, उसमें एक फर्क है ना, इस सिस्टम के अंदर जो है ना वो है नहीं, वो कह रहे हैं कि इनबिल्ट उसमें सिक्योरिटीज़ हैं, सेफ गार्ड्स हैं आर्मी एक्ट में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, जो जजेस को परेशानी आ रही है वो एक ही बात पे है कि चूंकि वो स्टेटमेंट एविडेंस का रिकॉर्ड नहीं आता या इवन जजमेंट की कॉपी नहीं मिलती,
तो वो डिफेंस अपना कैसे तैयार करें, उन्हें कैसे पता लगेगा कि फला जगह पे कोर्ट ने विच इज गलती कॉन्ट्री टू द आर्टिकल 10 ए ड्यू प्रोसेस ऑफ हाँ, लॉ या फिर ये ट्रायल प्रॉब्लम वाला आ जो रहा है है। ना वो अच्छा, मामला आता जहाँ- है। और फिर दूसरा एक और भी तो है नासिर साहब, वो जो जस्टिस जमाल मंदोखिल बार बार कहते रहे हैं, जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब आप जवाब दीजिएगा कि 175 के नीचे जुडिकेचर का जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अदालत तक का निज़ाम है, ये उसके अंदर फॉलो नहीं करता है, तो हम कहाँ से और किस तरह से करें? तो इस पे ये तो किस तरफ जा रहा है मामला, मतलब वो सारी देखिए, बहस हो जो- चुकी हुई है, जी, जी। मुझे आप बताएं कि बेंच का मूड क्या लग रहा है? सर कुछ जजेस के जहन में तो ये सवाल डेफिनेटली है कौन से? एक सवाल ये बहुत अहम है जिसको बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया कि सिविलियन को, क्योंकि आर्मी एक्ट रिलेट करता है आर्म पर्सन से, तो इनको आर्मी डिसिप्लिन में लाने के लिए आर्मी एक्ट का इतलाक़ कैसे सिविलियन पे हो सकता है? ये क्वेश्चन है जो बार बार किया जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जस्टिस मुशर्रफ साहिबा ने बहुत बार पूछा है कि जो 21वीं तरमीम थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी, और उसमें आईनी तरमीम की गई थी, ठीक है, और उस आईनी तरमीम में भी एक क्लॉज डाली गई थी कि इस लॉ का इतलाक़ पॉलिटिकल वर्कर पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए एक लॉ बना है, और वो भी 1973 के आइन से पहले का कानून है, तो किस तरह से हम इसको इस तरफ लेके जा सकते हैं? ये दो सवालात बहुत अहम हैं। फिर अच्छा, एक क्वेश्चन जो जस्टिस मुशर्रफ साहिबा ने और जस्टिस जमाल साहब ने मुख्तलिफ बार पूछा, उसका जवाब आज ख्वाजा हारिस साहब ने दिया। वो ये था कि ये जो अपील का कॉन्सेप्ट है आर्मी एक्ट में वो क्या है। तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने डिटेल से बताया कि 80 की दिहाई में फेडरल शरीयत कोर्ट में एक केस चला गया, और उसमें ये कहा गया कि आर्म पर्सनस को जो है वो विद इन दी आर्मी फील्ड कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ अपील का हक नहीं होता। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि अपील ना देना ये असल में इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है। फिर हाँ, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अपील होनी चाहिए, अपील किया उसको। हाँ, तो फिर उसके बाद आर्मी एक्ट में एक अमेंडमेंट आई, और फिर उसमें सेक्शन 124A ऐड हुआ। उसके तहत फिर ये कहा गया कि फील्ड कोर्ट मार्शल में जो भी फैसला होगा उसके ख़िलाफ़ एक अपील उसी फोरम में मिलिट्री कोर्ट में ही दी गई है। तो इस पे फिर जैसे जमाल साहब ने फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा कि ये बताएं कि आज़ादाना किसी फोरम के ऊपर अपील है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि ये रिट में आप 199 में वही कोरम नॉन जुडिस विदाउट जुरिसडिक्शन या मेला फेडे इंटेंट की बुनियाद पे आप जा सकते हैं। तो उस पर वही एतराज़ जो मरकज़ी केस के दरख्वास्त गुजारों का है, सुलेमान राजा दीगर का, कि ये रिट जुरिसडिक्शन जो है उसका इख्तियार जो है वो बहुत महदूद होता है। ये सारी चीज़ें तो आप नंबर डिस्कस एक। कर नंबर चुके हैं। दूसरी मेरा बात- सवाल ये है, जी, आपने जहाँ से अब्बासी साहब 50 से ज़्यादा, बल्कि उससे पहले आपने जो है वो बंदयाल साहब वाली भी जी। लिखी थी, और बंदयाल साहब जब 2023 में ये पटिशनें आई थी, उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने फेयर ट्रायल की गारंटी की थी अपना, और वो सारी एविडेंस देने की, चार्ज देने की, वो सारी बातें उन्होंने श्योर करवाई थी उस समय भी। मेरा सवाल ये है कि आईनी बेंच को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? मैं यही दरख्वास्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्ट जो है वो इस वक्त डिवाइड है। ये जो 7 रुकनी तो बेंच वो है, डिवीजन जो है वो आपको क्या नजर आती है? 7 वो साहिबान में कभी- से 4-3 की है, जी, कभी वो डिवीज़न 5-2 नज़र आती की है, कभी वो डिवीज़न नज़र आती है 4-3 की। लेकिन 4 कब कौन कौन से आपको लगता है कि मुखालिफ हैं? वो जो कुछ कंडीशंस के साथ ये कहेंगे कि ये ठीक हुआ, उसमें जस्टिस अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और नईम अख्तर अफ़गान। शाहिद बिलाल साहब? नहीं, शाहिद बिलाल साहब तो बिल्कुल पूरी प्रोसीडिंग में खामोश रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा ये हम कर कर रहे हैं, ये कोई फैसला हम नहीं दे रहे। हाँ, मतलब ये जाहिर एक जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जस्टिस जमाल साहब, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो हैं, ये बिल्कुल क्लियर मुझे ये लग आपको रहा माइनॉरिटी है, में लग रहे हैं? ये मुझे माइनॉरिटी में लग रहे हैं। नाज़िर साहब आपकी क्या गैस है? छोड़ें इस बात को, नहीं, इसमें एक चीज़ देखिए, गैस वर्क करें। देखिए गैस वर्क ये कि 21D और 21D1 एंड 21D2 है ना, वो तो अपहोल्ड नहीं होगी। वो जो पिछली मतलब जो उसको कलअदम करार दिया है वो रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। वो अच्छा। बहाल होगी। और सिविलियन के ट्रायल के हवाले से वो मैं उसी साइड पे हूँ। पहले ये थोड़ा सा बता दूं, देखिए इसमें अगर आप 175 के कह रहे हैं ना कि कोई फोरम नहीं बन सकता जो जिसकी सुपरविजन जुडिशरी के अंडर ना हो, लेकिन आर्टिकल 83 भी है ना, आर्टिकल 83A भी है जो कहता है, अब इसको एक रिकॉन्साइल ऑस्टर क्लॉज ऑस्टर क्लॉज है जो जिसमें मिलिट्री इश्यूज वो नहीं आता नहीं। उसमें।
अब इस बेंच को इससे रिकॉन्साइल करना, और ये बड़ा मसला है। लेकिन दूसरी बात है कि मतलब जो एक सिविल तरफ 175 है, एक तरफ 10A है, एक तरफ 83 है, एक तरफ आर्मी एक्ट है। हाँ। और वो आर्मी एक्ट है जिसके हक के अंदर फैसले आए हुए हैं FBLE केस से लेकर के, और बिल्कुल सारी यहाँ जजमेंट्स तक, हैं। हाँ। लियाकत हुसैन है, शेख लियाकत हुसैन है, बेताशा है, शहर जमान तक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 21D है ना, उसका इतलाक सिविलियंस पे कब, उनके पास जवाब ये है कि जब आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को करेंगे ना वायलेट, तो आप पे ऊपर ये 21D लग जाएगा, क्योंकि ट्रायल आपका मिलिट्री कोर्ट में होगा अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, लेकिन एलिगेशन आप पे लगेंगे OSA, मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और वो उसको कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि आर्मी जो होती है वो हमेशा वॉर के लिए प्रिपेयर्ड होती है, जंग हो या अमन हो। हाँ जब बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ चीज़ें जो है ना बहुत अहमियत है, जैसे डॉक्यूमेंट्स लीक ना हो, उनका जो असला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो उसमें या सेंसिटिव बिल्डिंग्स है उसमें आप एंटर ना हो सकें, ताकि आप देख ना सकें कि कौन सी इंस्टॉलेशन किस साइड पे है। ये चीज़ें डेलिब्रेट होती हैं, ये दुश्मन से बचाने के लिए कहना होती क्या है। चाहते हो? कहने के लिए बताते हैं कि अगर सिविलियन इसको वायलेट बेंच करेगा। कहाँ नजर आ रहा है आपको? बेंच 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 देखिए, बेंच मैं- का 7 रुकनी आईनी बेंच देखिए, जो है, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या लग रहा है आपको? यूनानिमस जजमेंट आएगा? 21D पे यूनानिमस होगा। हाँ, ठीक है, ये मेरा ख्याल है। 21D पे वायरिस के ऊपर आप कह रहे हैं कि वो यूनानिमस होगा? लेकिन जो सिविलियन राइट्स के ऊपर है वो डिवाइडेड होगा, और कुछ राइट्स तो मिलेंगे, या कम से कम कहा जाएगा कि अपील का राइट दिया जाए, कोई इस तरह की बात होगी। लेजिस्लेशन करनी नहीं, पड़ेगी। कोर्ट दे सकती है अपील का राइट। देखिए कहाँ नाज़िर साहब, को- वैसे कोर्ट नहीं दे देखिए, सकती। हुकूमत को कहेगी ना। नाज़िर साहब, आइन के अंदर 184.3 था, 184.3 की जो रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एक राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है, तो आर्मी एक्ट में एक राइट ऑफ अपील क्यों नहीं दिया जा सकता यार? दिया जा सकता है, लेकिन तो उसके इस पे लिए legislate कर कानून, लें। इसके लिए हाँ कानून Direction आएगी बनाना ना। पड़ेगा Direction- पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को लेकिन कैसे direct पार्लियामेंट को करेंगे? देखिए, वो भी डायरेक्शन है नहीं ना। दे गवर्नमेंट को सकते, नहीं कहेंगे दे कि सकते। कंसीडर करें कि आप इस पे लेजिस्लेट करने की तैयारी अच्छा, करें। मैंने थोड़ा बहुत अपने तौर पे चेक किया है, इस वक्त तक जो है वो कोई कानून के हवाले से कोई डिस्कशन उधर नहीं है। नहीं है, सही है। तो अच्छा, तैयब आपको क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है आईनी बेंच? मुझे तो यही लग रहा है कि जो नासिर भाई ने भी कहा कि फैसले जो है ना, वो फैसला तो एक होगा, लेकिन 2 मरलों में, या 2 मरले तो ये नहीं कहूँगा, यानी 2 नुकात आप कह सकते हैं। एक तो जो आर्मी एक्ट को उड़ाया गया है, उस पे बेंच जो है वो मुझे लगता है कि मुतफिका उसका फैसला डिसीजन देगा, होगा ठीक है। कि भाई आर्मी एक्ट बहाल हो जाएगा अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर। लेकिन सिविल कोर्ट मार्शल के हवाले से कुछ सर्टन डायरेक्शंस हाँ, आएंगी, उसमें लेकिन जिनके directions ट्रायल आएंगी। हो चुके हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अब ये क्योंकि रिकॉर्ड तो यहाँ पेश नहीं किया उन्होंने, तो फिर क्या अदालत वो तो टेस्ट केस के तौर पे वो तो ऊपर है, मोहम्मद अली वो मन- नहीं है। हाँ, वो कोर्ट ने नहीं कोर्ट ने देखा। वापस कर दिया था हम उनको। नहीं देख सकते क्योंकि ये केस हमारे पास हाँ, वरना फिर 187 लगाना पड़ जाता ना। बिल्कुल। और ये भी कि अगर हुकूमत ने अपील भी दी तो अपील में फिर कितना होगा कि आया वो जो उस दिन डिबेट भी चल रही थी, जिस वजह से जस्टिस जमाल खान थोड़ा सा वो भी हुए कि भाई आपने एजी साहब को कहा अपील का हक और ये वो आपने तैयार करने था, और वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई, और फिर अपील भी मशरूत, हुकूमत अगर देगी भी सही तो कुछ मशरूत देगी। ये नहीं है कि हाई कोर्ट जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड समन कर ले और देख ले कि प्रोसीडिंग कैसी चली थी, ये कैसी चली थी, तो ये तो नहीं दिए वो करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ें डिवाइड देखो ना, होंगी। उनका जिनको कन्विक्शंस हुई हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जनाब हमें तो वो फैसला भी नहीं दिया गया तो ना, हम चैलेंज कहाँ करें? हाँ, चैलेंज कहाँ करें? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से जो सिविलियन के राइट से मुतल्लिक मुझे जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और मुसरत इलाली जैसे जहाँ जेब ने कहा, उनका माइंड तो बाकी काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है। बाकी ये तो फैसला है, या फिर अटार्नी जनरल का जो आर्ग्यूमेंट है अपील वाला, उसको देखते हैं, फिर उस पर फाइनल में क्या होता है। हाँ बिल्कुल, एक और ज़ाविये से भी वैसे इस पे बात अगर अब मैं नहीं करें आप। जो डर ISPR के की क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि आप ये ना कहें ना बारिश शुरू होने लगी, हाँ, ऊपर से कब्बे भी बहुत बोलते हैं यार। तो वो ISPR की एक प्रेस रिलीज भी आई थी फैज़ हमीद के हवाले फिर से। आगे कब्बे, चलो, और जैसे फैज़ मीर का नाम लिया कब्बे आ गए। तो उसमें उन्होंने इजहार किया था कि 9 मई के हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अगर इस इन बिटवीन अगर वहाँ से कोई डेवलपमेंट आ जाती है, क्योंकि वो ऑफिशियली कहा तो हुआ है कि कोई प्रोसीडिंग हो रही है, तो फिर मेरे ख्याल में ये केस हो सकता है
किसी और तरफ भी निकल सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, उसके अलावा एक परसेप्शन देखना, नासिर साहब देखें, एक जो परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है उसमें कि 26वीं आईनी तरमीम और फिर उसके बाद शायद अदालती निज़ाम और फिर आला तरीन अदालत जो है ना वो पता नहीं उसकी हैयत चेंज हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इमेज के लिए भी एक बहुत अहम है, मतलब इस सारी सूरत और राइट टू अपील पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट अब ने। वो नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि 184(3) की सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे सारा कुछ आंखों के सामने होता है उसमें भी एक राइट ऑफ अपील क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। बहरहाल